इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बोट पर नीले समंदर में छुट्टियां मना रहे हैं। चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी फैला हुआ है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अचानक समंदर का पानी गायब होने लगता है और आप समुद्र की सूखी वीरान जमीन पर फंसे रह जाते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल उठते हैं, आखिर समुद्र का सारा पानी गया कहाँ? क्या यह पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस फिल्म के जरिए, जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कैरेबियन ओशन के बीच एक बोट पर मौजूद होती है। ये फैमिली अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समुद्र के बीच आई होती है। एक यादगार पल बनाने के लिए सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये खुशी सिर्फ कुछ ही देर की मेहमान है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता है, सभी लोग समुद्र का नजारा एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी दौरान बेन की माँ जूलिया स्विमिंग करने के लिए समुद्र में कूद जाती है, वहीं बेन और उसके पिता टॉम फिशिंग करने में बिजी रहते हैं। तभी अचानक जूलिया को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक ही कोई उसे समुद्र की गहराई में खींच लेता है। उसी पल बोट पर रखे सभी इक्विपमेंट्स तेजी से इधर उधर घूमने लगते हैं, जैसे आसपास कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। बेन और टॉम इस बदलते हालात को समझ नहीं पाते, क्योंकि वे फिशिंग में लगे होते हैं। वहीं जूलिया देखती है कि वो कुछ ही सेकंड्स में अपनी बोट से काफी दूर आ चुकी है और लगातार नीचे की ओर डूब रही है। वो खुद को बचाने की कोशिश करते हुए टॉम को जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन बोट से काफी दूर होने की वजह से उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती। इसी दौरान जूलिया को एहसास होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ खींचता जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को आवाज देने लगती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाए सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। बेन, कैसी और टॉम में से किसी को भी ये पता नहीं होता कि जूलिया स्विमिंग करने समुद्र में उतर चुकी है। जूलिया धीरे धीरे उनसे और दूर होती जा रही होती है। तभी खुशकिस्मती से टॉम को जूलिया की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उसकी तरफ देखता है और जूलिया को पानी में फंसा हुआ देख लेता है। हालात समझते ही टॉम उसे बचाने के लिए फौरन समुद्र में जंप कर देता है। दूसरी तरफ बेन तुरंत बोट का इंजन स्टार्ट करता है और बोट को उनकी तरफ ले जाता है। खुशकिस्मती से टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वे बोट के करीब पहुंचते हैं तो बेन और कैसी दोनों मिलकर टॉम और जूलिया को बोट के ऊपर खींच लेते हैं। इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। अब बोट पर टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वो कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा भी था कि जब तुम्हारी मोम स्विमिंग करने समुद्र में उतरेगी तो तुम्हें उस पर नजर रखनी है। कैसी सॉरी कहती है और बताती है कि उसने हेडफोन पहन रखे थे। खैर, अब जूलिया सेफ होती है। इसके बाद टॉम कहता है कि अब कोई भी बिना बताए स्विमिंग करने नहीं जाएगा, और अगर कोई जाएगा भी तो पहले किसी न किसी को जरूर इन्फॉर्म करेगा। सभी टॉम की बात से सहमत हो जाते हैं। अब रात होने वाली होती है, इसलिए सभी मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगते हैं। रात को बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। कैसी उसे बताती है कि वे सभी बोट पर खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड गंभीर आवाज में कहता है कि उन्हें जल्दी से सरफेस पर आ जाना चाहिए, क्योंकि टीवी पर न्यूज चल रही है कि कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, जो पूरी दुनिया के लिए बेहद अनयूजुअल होगा। ये सुनते ही कैसी नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर कैसी थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उस समय वे लोग बिल्कुल भी सेफ जगह पर नहीं थे। वो उससे और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उन दोनों का वीडियो कॉल कनेक्शन कट जाता है। कैसी तुरंत जाकर ये बात अपनी मोम और डैड को बताती है। इसके बाद सभी मिलकर अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। सेफ्टी चेक करते वक्त वे नोटिस करते हैं कि उनकी बोट के आसपास कई व्हेल और शार्क मछलियां मंडरा रही हैं, जबकि इस एरिया में आमतौर पर व्हेल या शार्क बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। टॉम एक एटॉमिक ओशन एक्सप्लोरर होता है, इसलिए वो जानता है कि व्हेल और शार्क ऐसा तभी करती हैं जब कोई बहुत बड़ा और भयानक तूफान आने वाला होता है। आने वाले खतरे का अंदाजा उन्हें हो चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क से निपटना था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, तभी अचानक उनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है। सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि बोट के निचले हिस्से से कोई बहुत बड़ा क्रीचर टकराया है। इसे चेक करने के लिए टॉम पानी में नीचे जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो साफ तौर पर किसी बड़ी शार्क की टक्कर से बना होता है। जब टॉम वापस बोट पर आता है तो उसके कंधे पर गहरी चोट लगी होती है। ये देखकर जूलिया उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। इसके बाद टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए गए इस डेंट की वजह से बोट का इंजन खराब हो चुका है। अब वे बोट को आगे नहीं ले जा सकते। इस तरह वे लोग समुद्र के बीचों बीच फंस जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, किसी से मदद मांगना। लेकिन जब कैसी बाहर जाकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है तो वहाँ कोई भी सिग्नल नहीं होता। उनकी बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी नेटवर्क को पकड़ नहीं पा रहा था। अचानक सब कुछ बंद पड़ जाने से वे सभी काफी परेशान हो जाते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में टॉम अपने खाने पीने का सामान चेक करता है और पता चलता
है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना बचा है। इसके अलावा उनके पास जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद बस यही होती है कि वे एक शिपिंग रूट पर हैं और शायद कोई गुजरता हुआ जहाज उन्हें देख ले और बचा ले। तभी बातचीत के दौरान बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा सा मीटियोरॉइड उनकी ही तरफ आ रहा है, जो सीधे उनकी बोट से टकरा सकता है। हालात को देखते हुए टॉम तुरंत बोट का इंजन स्टार्ट करता है। हालांकि वो जानता था कि ऐसा करने से बोट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो इंजन स्टार्ट न करता तो मीटियोरॉइड सीधे उनसे टकरा जाता। इंजन स्टार्ट करते ही बोट का इंजन पूरी तरह डैमेज हो जाता है, लेकिन कम से कम वे टक्कर से बच जाते हैं। तभी टॉम को एहसास होता है कि आसमान से गिरने वाली ये चीजें असल में सैटेलाइट थीं और इसी वजह से रेडियो और टेलीफोन के सिग्नल्स ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। वे सभी अभी इस हादसे से पूरी तरह संभल भी नहीं पाते कि तभी एक और मीटियोरॉइड उनकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आने लगता है। अब खुद को बचाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वे सभी बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, ताकि अगर बोट पलट भी जाए तो वे पानी में न डूबे। जैसे ही वे बोट के अंदर होते हैं, बोट बहुत तेजी से झटके खाने लगती है और सभी समझ जाते हैं कि शायद अब बचना नामुमकिन है। तभी अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आती है और वे सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो उन्हें एहसास होता है कि वे जिंदा हैं। हालांकि सभी को चोटें आई होती हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि बोट के अंदर कई छोटी बड़ी दरारें होने के बावजूद पानी अंदर नहीं आ रहा होता। जब पूरी फैमिली बोट से बाहर निकलकर आसपास देखती है तो नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। उनकी बोट के नीचे कहीं भी पानी नहीं होता। आसपास जमीन पर मछलियां बिखरी पड़ी होती हैं और उनकी बोट एक वीरान पहाड़ी इलाके में फंसी होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों, क्योंकि जहां कल रात तक गहरा समुद्र था, वहां अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे नजर आ रहे होते हैं। वो सभी जल्दी ही ये बात समझ जाते हैं कि वे किसी डेजर्ट में नहीं बल्कि अब भी समुद्र के बीचों बीच हैं। बस समुद्र का सारा पानी किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालता है और दिशाएं चेक करता है। तभी उसे एहसास होता है कि धरती के साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। दरअसल धरती के पोल आपस में बदल गए थे। नॉर्थ पोल साउथ की जगह चला गया था और साउथ पोल नॉर्थ की जगह आ गया था। इसी वजह से जहाँ पहले जमीन थी वहाँ अब समुद्र का सारा पानी पहुँच चुका था और जहाँ पहले समुद्र था वहाँ अब जमीन बन चुकी थी। ये सच्चाई जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद टॉम एक और डरावनी बात बताता है कि इस बदलाव के दौरान जो लोग जमीन पर थे वे शायद जिंदा नहीं बचे होंगे। ये बात केसी को अंदर तक तोड़ देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो खुद को संभाल नहीं पाती और कैबिन में जाकर खुद को बंद कर लेती है, लेकिन अभी एक और सच्चाई सामने आनी बाकी थी और कुछ ही देर बाद उन्हें वो बात पता चलने वाली थी तो उनके होश पूरी तरह उड़ जाने वाले थे। खैर, अब जूली बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने बर्थडे के सारे बैलून हवा में उड़ा देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देखकर उनकी तरफ आ सके और वे सब मिलकर इस सिचुएशन का सामना कर सकें। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि सामने से कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि उसे एक रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये जवाब एक कैप्टन देता है जिसका नाम नाटो होता है और वो भी समुद्र के शिफ्ट होने की इस पूरी घटना के बारे में जानता था, क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में सुरक्षित था। टॉम कैप्टन से पूछता है कि अब इस हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। तभी कैप्टन ऐसी बात बता देता है जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन टॉम को बताता है कि धरती के जो पोल बदले हैं वे करीब 1 हफ्ते में फिर से अपनी जगह लौट आएंगे, यानी 1 हफ्ते बाद समुद्र वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाएगा और उस वक्त उसकी लहरें बेहद खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि वो तो सबमरीन के जरिए किसी तरह सरवाइव कर लेगा, लेकिन टॉम और उसकी फैमिली को जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वहीं उनके बचने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ये बात सुनते ही जूली तुरंत अपने बच्चों से पैकिंग करने को कहती है। टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी फैमिली को भी सबमरीन में जगह दे दी जाए, क्योंकि वहां बचने के चांसेस ज्यादा हैं। कैप्टन जवाब देता है कि वो ऐसा करना तो चाहता है लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सबमरीन में पहले ही एक साथी मारा जा चुका है और वहां सिर्फ 2 लोगों की ही जगह बची है। वो ज्यादा से ज्यादा एक इंसान को ही अपने साथ रख सकता है। तब टॉम हाथ जोड़कर कैप्टन से गुजारिश करता है कि किसी तरह उसके दोनों बच्चों को बचा लिया जाए और बदले में वो अपने पास बचा सारा खाना देने को तैयार है। कैप्टन टॉम की मजबूरी समझ जाता है और उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो टॉम को मैनुअल मैप पर अपनी सबमरीन की लोकेशन समझा देता है। टॉम अंदाजा लगाता है कि वे 2 दिनों में वहाँ
पहुंच सकते हैं, यानी समुद्र का पानी वापस आने से पहले वो अपने बच्चों को सुरक्षित सबमरीन तक पहुंचा सकता है और इस तरह उनकी जान बच सकती है। अगली सुबह पूरी फैमिली सफर के लिए तैयार होती है। तभी टॉम दूर से देखता है कि एक अजीब सा आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वो आदमी बुरी तरह घायल होता है, जिसे देखकर टॉम उसकी मदद करने का फैसला करता है और पानी की बोतल लेकर उसके पास चला जाता है। पानी पीने के बाद उस आदमी ने टॉम का शुक्रिया अदा करने के बजाय अचानक उस पर हमला कर दिया और ये सब कुछ दूर खड़ी जूली अपनी आंखों से देख लेती है। वो आदमी पास पड़े चाकू से टॉम पर वार करता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो जूली की तरफ बढ़ता है। जूली अपने पति को तो नहीं बचा पाती, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए तुरंत बोट के अंदर जाती है और अपने दोनों बच्चों को कैबिन में बंद कर देती है। वो केसी को एक फ्लेयर गन देते हुए कहती है कि इसका इस्तेमाल तभी करना जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं। तभी वो आदमी बोट तक पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूली बाथरूम में छिप जाती है। उधर किलर पूरी बोट की तलाशी लेने लगता है। जैसे ही उसे खाना मिलता है वो उस पर टूट पड़ता है, मानो कई दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद वो जूली को ढूंढने लगता है और सीधा कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ कोई मौजूद नहीं है। दरअसल जूली बोट में बने एक छेद से निकलकर बाहर आ चुकी होती है, लेकिन उस आदमी का कुत्ता जूली को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। मजबूरी में जूली को कुत्ते को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वो खुद बोट के नीचे छिप जाती है। थोड़ी देर तक वो किलर को नजर नहीं आती, लेकिन जब वो आदमी बाहर आकर अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि जूली बोट से बाहर है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए नीचे उतरता है, जूली मौका देखकर वापस ऊपर चढ़ जाती है और टूटे हुए शीशे के रास्ते फिर से बोट के अंदर घुस जाती है, लेकिन ज्यादा देर तक वो बच नहीं पाती और आखिरकार वो आदमी जूली को पकड़ लेता है। उसके बालों से घसीटते हुए उसका गला दबाने लगता है। जूली पूरी ताकत से उससे लड़ने की कोशिश करती है, तभी केबिन में छिपी कैसी ये सब देख रही होती है और उसे याद आता है कि अब फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का यही सही मौका है। कैसी फ्लेयर गन चला देती है जिससे वो आदमी पीछे की ओर जा गिरता है। हालांकि उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जूली और बच्चों को भागने का मौका मिल जाता है और बोट में आग लग जाती है। जूली फौरन अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए बोट से बाहर निकलती है। तभी वो किलर एक बार फिर उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूली पूरी ताकत से उसे लात मारकर पीछे गिरा देती है। बाहर निकलते ही कैसी और बैन अपने पिता की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। बैन खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानने लगता है और कहता है कि अगर उसने बलून हवा में न छोड़े होते तो वो आदमी उन्हें देख ही नहीं पाता। जूली भी अपने पति के शरीर से लिपट कर रो रही होती है। तभी उसकी नजर उस किलर पर पड़ती है जो जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है। अब वहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए जूली अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते तीनों बुरी तरह थक जाते हैं और आखिरकार एक पहाड़ी के पीछे रुककर आराम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अब वो किलर उनका पीछा छोड़ चुका है। बेन यहाँ पर भी फूट फूट कर रो रहा होता है। कैसी उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी मना कर देता है। जूली अपने बेटे को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो सिर्फ मदद के लिए बलून हवा में छोड़े थे। तभी जूली की नजर पीछे जाती है और वो देखती है कि वो किलर अब भी उनका पीछा कर रहा है। ये देखते ही तीनों अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागने लगते हैं। लगातार भागते भागते वे बुरी तरह थक चुके होते हैं, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं किलर उनके और करीब आता जा रहा होता है। रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे बिना रुके भागते रहते हैं और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जहरीला पानी फैला हुआ था। उस रास्ते से गुजरना जानलेवा हो सकता था, लेकिन जूली अपने बच्चों को वहीं से निकलने का फैसला करने को मजबूर हो जाती है। जहरीले एसिड से गुजरने के बाद तीनों की हालत बेहद खराब हो जाती है और जूली को एहसास होता है कि बेन पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास पानी की बस कुछ आखिरी बूंदें बची होती हैं, जो जूली बेन को दे देती है, लेकिन इतनी कम मात्रा से उसकी प्यास नहीं बुझती। यहाँ आकर कैसी पूरी तरह टूट जाती है और कहती है कि जिस तरफ वे जा रहे हैं हो सकता है वहाँ सबमरीन हो ही ना। ये सुनते ही जूली गुस्से में उसे चुप कराती है और सख्त लहजे में कहती है कि जो मैं कह रही हूँ वही होगा, हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें हर हाल में बचा लूंगी। जूली के कहने पर वे तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक टूटा फूटा प्लेन दिखाई देता है, जो कई साल पहले हादसे का शिकार होकर समुद्र में गिर गया होगा। अपनी जान बचाने के लिए वे प्लेन के अंदर छिप जाते हैं। अंदर पहुंचकर जूली आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो निकालती है जो उन्होंने कल रात साथ में ली थी। उस फोटो को देखते ही तीनों की आंखें नम हो जाती हैं और उन्हें टॉम की याद आने लगती है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक ही दिन में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है।
रात काफी गहरी हो चुकी थी और थकान के कारण कैसी और बेन वहीं सो जाते हैं। तभी अचानक किसी आहट से कैसी की नींद खुल जाती है। वो धीरे से बाहर झांकती है और देखती है कि वही किलर अब भी उनका पीछा करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब तीनों को समझ आ जाता है कि इस बार उन्हें हर हाल में इस किलर से छुटकारा पाना ही होगा। इसी वजह से कैसी वहीं बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर उसे सोया हुआ समझकर जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जूली को मौका मिल जाता है। वो पीछे से उस पर जोरदार वार करती है। इस बार जूली के अंदर डर नहीं बल्कि गुस्सा था। वो लगातार उस पर हमला करती रहती है जब तक कि आखिरकार उसकी जान नहीं चली जाती। आखिरकार वो खतरा टल जाता है और जूली पहली बार सुकून की नींद सो पाती है। सुबह जब तीनों की आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि किलर की बॉडी बेहद बुरी हालत में पड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खतरनाक क्रिएचर ने उसे नोच नोच कर अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया हो। ये देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि इस इलाके में और भी जानलेवा जीव मौजूद हैं। अब उनके पास वक्त नहीं था, उन्हें जल्द से जल्द उस जगह पहुंचना था जहां कैप्टन की सबमरीन थी। जूली अपना मैप देखकर रास्ता समझ रही होती है, तभी दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में भटकने लगता है। कुछ दूर जाकर उसे पानी दिखाई देता है और वो बिना सोचे समझे उसे पीने लगता है, जबकि जूली पहले ही मना कर चुकी थी क्योंकि वो तालाब जहरीला था। लेकिन बेन इतनी ज्यादा प्यास में था कि उसने उसकी बात नहीं मानी। जूली उसे देखते ही दौड़कर वहां पहुंचती है और पानी पीने से रोक देती है, लेकिन तब तक वो काफी पानी पी चुका होता है। थोड़ी देर बाद बेन की हालत बिगड़ने लगती है और वो चलने लायक भी नहीं रहता। मजबूरी में जूली और कैसी वहीं एक अस्थायी शेल्टर बनाती है ताकि कुछ देर आराम किया जा सके। तभी अचानक जूली को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर झांक कर देखती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। ढेर सारे विशाल क्रैब्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हालात समझते ही तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ दूरी पर एक विशाल कार्गो शिप नजर आती है जिसके अंदर कई बड़े बड़े कंटेनर रखे हुए होते हैं। इन्हीं कंटेनरों के भीतर कई लोग जान बचाकर छुपे हुए थे। जैसे ही वे लोग जूली, केसी और बेन को देखते हैं, तुरंत अपने अपने कंटेनरों में छुप जाते हैं। दरअसल वे इन तीनों से नहीं बल्कि उनके पीछे आ रही केकड़ों की भयानक सेना से डर रहे थे। जूली अपने बच्चों के साथ कंटेनरों के पास पहुंचकर गिड़गिड़ाते हुए दरवाजा खोलने की गुहार लगाती है, लेकिन डर के मारे कोई भी उनकी मदद नहीं करता। दूसरी तरफ केकड़ों की एक विशाल भीड़ लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी और अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हालात समझते हुए जूली फैसला करती है कि उन्हें कंटेनरों के ऊपर चढ़ना होगा। वो सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को किसी तरह कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। जैसे ही जूली खुद ऊपर चढ़ने लगती है, तभी एक केकड़ा अचानक उसके पैर पर काट लेता है। दर्द के बावजूद जूली हिम्मत दिखाती है, किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है और अपने जख्म को स्कार्फ से कसकर बांध लेती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। नीचे से केसी और बेन ये भयानक नजारा देखते हैं कि केकड़े कंटेनरों को काट काट कर उनके अंदर घुस जाते हैं और वहां छुपे लोगों पर बेरहमी से हमला करने लगते हैं। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वे उनका मुकाबला नहीं कर पाते। देखते ही देखते केकड़े कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और वहां छिपे सभी लोगों को बेरहमी से मार डालते हैं। अगली सुबह जब जूलिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे उसके पास नहीं हैं। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया। तभी उसे दूर से केसी और बेन आते हुए दिखाई देते हैं, जो असल में खाने पीने का सामान और हथियार ढूंढने गए हुए थे। जूलिया उन्हें सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेती है। अब तक केकड़े वहां से जा चुके होते हैं। इसके बाद जूलिया अपने पैर पर लगे केकड़े के कांटे से हुए जख्म का इलाज करती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर पड़े मरे हुए लोगों के हथियार इकट्ठा कर लेता है ताकि आगे अपनी सुरक्षा कर सके। वहीं उन्हें थोड़ा बहुत खाने का सामान भी मिल जाता है, जिससे उनके आगे के सफर के लिए थोड़ी उम्मीद बनती है। खैर, इसके बाद जूलिया कैप्टन से संपर्क करती है, जहां वो बताता है कि उस पर भी इन्हीं खतरनाक सी क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है और वो बुरी तरह जख्मी है, इसलिए अब वो किसी की मदद नहीं कर सकता। साथ ही वो जूलिया को ये भी चेतावनी देता है कि समुद्र का पानी बहुत जल्द फिर से अपनी जगह पर लौटने वाला है और इसी वजह से ये समुद्री जीव दोबारा दिखाई देने लगे हैं। ये सुनते ही जूलिया रोने लगती है, क्योंकि रात भर की भागदौड़ में उनका मैप कहीं गिर चुका था और उन्हें ये भी नहीं पता था कि सबमरीन किस दिशा में है। तब कैप्टन आखिरी मदद के तौर पर हवा में फ्लेयर गन से फायर करता है, जिसे बेन देख लेता है, लेकिन वो जगह उनसे काफी दूर होती है। फिर भी तीनों तेजी से सबमरीन
सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि रास्ते में एक खतरनाक चट्टानी इलाका पड़ता था, जहां से गुजरते वक्त उन्हें दोबारा उन जानलेवा केकड़ों का सामना करना पड़ सकता था। और इसी बीच केसी को अपनी माँ पर तरस आने लगता है, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि अगर कैप्टन सिर्फ 2 लोगों को ही सबमरीन में जगह देगा तो उसकी माँ का क्या होगा, क्योंकि कैप्टन शायद उसे और उसके भाई को ही बचाएगा। लेकिन सवाल यही था कि जूलिया का क्या होगा, क्योंकि कुछ ही देर में समंदर का पानी वापस आने वाला था। जूलिया केसी से कहती है कि उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, पहले हमें किसी भी तरह सबमरीन तक पहुंचना है और वहीं पहुंचकर फैसला लिया जाएगा। इतना कहकर वो दोनों बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहती है। आगे बढ़ते ही किस्मत एक बार फिर उनका साथ छोड़ देती है। तभी अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है और सबसे पीछे चल रही जूलिया के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गिरता है, जिससे वो वहीं फंस जाती है। केसी अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर आगे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जूलिया उसे कसम देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर हाल में खुद को और अपने भाई को बचाना होगा। मजबूर होकर केसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ती है। जब दोनों सबमरीन तक पहुँचते हैं तो वहाँ कोई नहीं मिलता और वे घबराकर सबमरीन का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगते हैं। तभी पीछे से बुरी तरह जख्मी कैप्टन आता है और बताता है कि सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की ही जगह है और उसके खुद के बचने के चांस बहुत कम है। इसीलिए कैप्टन कहता है कि अगर वो सबमरीन में बैठकर पानी से बचते हुए ऊपर सरफेस तक पहुंच भी गया तब भी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनते ही केसी बिना एक पल गंवाए पीछे मुड़ती है और पूरी ताकत से जूलिया की तरफ दौड़ने लगती है। तभी एक बार फिर केकड़ों का सैलाब उनकी तरफ बढ़ने लगता है और जूलिया अपनी गन से उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इससे पहले कि कोई खतरनाक क्रिएचर उस पर हमला करता, केसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिरकार उसकी मदद से जूलिया वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। तीनों जान बचाकर दौड़ते हुए सबमरीन तक पहुंचते हैं और बिना वक्त गंवाए अंदर घुस जाते हैं। जबकि भयानक केकड़े उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, तभी उन्हें सामने से कई 100 मीटर ऊंची एक डरावनी समुद्री लहर अपनी तरफ बढ़ती दिखाई देती है, जो बेहद खतरनाक लग रही होती है। वो लहर पूरी ताकत से सबमरीन से टकराती है और टक्कर लगते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। जब जूलिया को होश आता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि सबमरीन पानी में नहीं बल्कि उस भयानक लहर ने उन्हें बहाकर एक पूरी तरह तबाह हो चुके शहर में ला पटका है। चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखकर साफ समझ आ जाता है कि अब इस धरती से इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। इसी डरावने सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।